हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं पॉलिटी का। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन हिस्ट्री का करवा चुके हैं। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है वो मैं करवा चुकी हूँ। उससे भी पहले मैं इस बार के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो मैं 150 क्वेश्चन करवाई हूँ। और फिर मैं प्रीवियस का क्वेश्चन करवा दी ताकि आप लोगों को एक पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, आप लोगों के मन से वो डर खत्म हो जाए कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछेगा कैसा नहीं पूछेगा। इसलिए मैं हिस्ट्री का भी क्वेश्चन करवाती हूँ। आज मैं पॉलिटी का भी क्वेश्चन करवा रही हूँ। 20-25 क्वेश्चन करवा दूँगी। इसके बाद कल भी मैं पॉलिटी का क्वेश्चन करवा दूँगी, फिर साइंस का भी करवा दूँगी, ताकि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। और इस बार जो मैं फिर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी, इससे पहले भी तो बीपीएससी का रामबाण सीरीज करके टेस्ट सीरीज में करवाई हुई हूँ, लगभग 30-35 प्लस है। उसको भी देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। और देखिएगा, आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि वही आया जो मैम पढ़ाई थी और जो मैं प्रीवियस से ला, क्योंकि प्रीवियस से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, प्रीवियस से क्वेश्चन टकराता है। एक तो पैटर्न पता चल जाता है, और इसके बाद कहीं ना कहीं 8-10 क्वेश्चन उसी से रिपीटेड रहता है। तो आप लोग इसको भी कंटिन्यू रखिएगा। और प्लस करेंट अफेयर का जो मैं क्लास करवा रही हूँ, उसको भी क्लास डेली देखते रहिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर हर बार आता है। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। आज़ादी के बाद क्या बोल रहा है? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं इसका थोड़ा इतिहास बता दे रही हूँ। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित पहला आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। किस आयोग का स्थापना हुआ था? एस.के. धर आयोग का। किस आयोग का? एस.के. धर आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की योजना को अस्वीकार कर दी। ठीक है, इसके बाद जेबीपी कमेटी का स्थापना हुआ। कौन सा? जेबीपी समिति का गठन हुआ। कब हुआ? ये भी 1948 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ 1948 में गठन। लेकिन इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की योजना को अस्वीकार कर दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जेबीपी समिति का संबंध किससे है, तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इसके गठन कब हुई थी? तो 1948 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? तो 1949 में। कब रिपोर्ट सौंपा था? 1949 में। ठीक है, जबकि एस.के. धर आयोग का गठन भी 1948 में हुआ था और रिपोर्ट भी इन्होंने 1948 में ही दिया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने तो इनकार ही कर दिया। फिर समाज सेवी पोट्टी श्रीरामल्लू, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, इन्होंने भूख हड़ताल किया। किस लिए? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का अलग गठन करवाना चाह रहे थे ये। ठीक है, कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। इसी के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के कारण। कब हो गई इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1952 को हो गई। कब हुई? 15 अक्टूबर 1952 को। फिर सरकार आनन फानन में आकर 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। जब श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई, इसके बाद वहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया, तो फिर 1 अक्टूबर 1953 को गठन हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन कई बार कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, इसके बाद सरकार ने देखा कि नहीं, हर राज्य डिमांड करने लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। इसलिए सरकार ने फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1953 में फिर से एक समिति का गठन किया। इस समिति में कितने कुल सदस्य थे? ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा भी जा चुका। देखिए, अभी प्रीवियस में पूछा है ना, तो इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो फजल अली आयोग खुद थे, न्यायमूर्ति थे ये। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। इनके साथ अन्य 2 सदस्य थे। कौन थे? के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो होगा, लेकिन मुख्य आधार प्रशासनिक सुविधा को दिया जाएगा, भाषा को नहीं। मुख्य आधार किसको दिया जाएगा? प्रशासनिक सुविधा को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी। सिफारिश क्या की थी? कि 16 राज्य, सॉरी 6 नहीं, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए भाषा के आधार पर। लेकिन 1956 में सरकार ने क्या किया? 1956 में 7वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत? 1956 में 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से
ABCD कैटेगरी में जो बांटा गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया भाषा के आधार पर। कितने राज्यों का गठन हुआ? तो 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। तो कब गठन हुआ था? अब बताइए, क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। बताइए कब हुआ था? 1956 में, 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 7वां संशोधन के माध्यम से। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर। कितने सदस्य थे फजल अली आयोग में? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? फजल अली, KM पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में, लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में सौंपा था। कब सौंपा था? 1955 में। ठीक है, गठन 1953, रिपोर्ट 1955 और संशोधन कब हुआ? तो 1956 में हुआ था। कैवां संविधान संशोधन? तो 13वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कहीं भी अटकिएगा नहीं, आराम से आंसर दे लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत सरकार के नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण चिंतन समूह जिसको थिंक टैंक कहा जाता है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, यानी कि नीति का फुल फॉर्म पूछा है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आइए नीति आयोग का थोड़ा सा इसके बारे में बढ़िया से जान लेते हैं कि ताकि इससे लेफ्ट राइट होकर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर देने में सक्षम हो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुआ था। तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, योजना आयोग की अगर बात की जाए तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, कब? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मैं बता दूं कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो जब इसका गठन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, इसी के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कॉमन सी बात है, 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। अभी जस्ट मैं बताई ना कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष बने थे। जब नीति आयोग उसके जगह पर स्थापना हुआ नीति आयोग का, तो नीति आयोग के समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के प्रथम? तो उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे प्रथम उपाध्यक्ष? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जबकि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? कौन थे अध्यक्ष? तो काका कालेलकर थे। कौन थे? काका साहेब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष सभापति थे। ठीक है, अध्यक्ष या सभापति थे। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 2018 में 123वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यों के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों दोनों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। कितने दिन का कार्यकाल होता है इनका? तो 6 वर्ष या
62 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है, इनका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको पद से हटाता कौन है, तो इनको पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किन्हें होता है? राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? आइए अच्छे से जान लेते हैं ताकि एज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप पूछे पॉलिटी से संबंधित तो आप लोग आंसर देने में सक्षम हो। तो लोकसभा सदस्य के मतलब लोकसभा के सदस्य कोई तभी चुना जाएगा जिसकी उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25 वर्ष, मान लीजिए 24 वर्ष 10 मंथ हो, ऐसा नहीं है, 25 वर्ष पूरी हो जाना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य वही चुना जा सकता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष एज होनी चाहिए। और अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। जबकि विधानसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष पूरी हो चुकी है, वही आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या अधिकतम आयु की भी चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति अधिकतम कितने उम्र तक राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं, तो अधिकतम आयु की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ में जिसकी न्यूनतम आयु की चर्चा की गई है उसकी अधिकतम आयु की चर्चा नहीं की है। जैसे कि अभी मुख्य न्यायाधीश, अभी हम लोग हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बारे में देखें तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। क्या उनके नियुक्ति के न्यूनतम आयु दिया गया था? नहीं। तो जिनका मैक्सिमम चर्चा रहता है उसका न्यूनतम चर्चा नहीं रहता। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति का अगर न्यूनतम चर्चा है कि उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, तो ही वो राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए भी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुखिया बनने के लिए, मान लीजिए कोई आप मुखिया का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो, तो आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष एज होनी चाहिए। कितनी? 21 ईयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। इतनी पूरी हो जानी चाहिए। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मताधिकार के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, तो मताधिकार के लिए यानी कि मत देने के लिए, वोट देने के लिए मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष प्लस बच्चे ही वोट दे सकते हैं, यानी कि 18 वर्ष जिसका पूरा हो चुका है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कईवां संविधान संशोधन के तहत वोट देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष था कि 21 वर्ष के व्यक्ति ही वोट दे सकते हैं, उससे कम आयु के नहीं। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, कैवां संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसको? प्रधानमंत्री। किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा? तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसका नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होते हैं। राष्ट्रपति का पश्चात प्रयत्न इट मीन्स क्या कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तभी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे हटाना तो राज्यपाल को इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लीजिए ऑप्शन में अगर पश्चात प्रयत्न नहीं दिया हो तो क्या होगा आंसर? तो 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर 5 वर्ष और पश्चात प्रयत्न दोनों ऑप्शन में हो तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पश्चात प्रयत्न हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पश्चात प्रयत्न। अगर पश्चात प्रयत्न ऑप्शन में नहीं रहे तो 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो इनकी नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में, एक मिनट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में किया गया है। किस में किया गया? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 301 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती थी? तो एंग्लो इंडियन की, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता था? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय की नियुक्ति अनुच्छेद 331 के द्वारा किया जाता था। ठीक है, किया जाता था, मैं क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को अभी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त नहीं किया गया, स्थगित मतलब अभी नियुक्ति नहीं किया जा रहा है, ना ही विधानसभा में किया जा रहा है और ना ही लोकसभा में किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए 21वां संविधान संशोधन के तहत उनके पद को अभी तक बोला जाए तो निलंबित कर दिया गया, या फिर एक तरफ से बहुत जगह ये पढ़ाया जाता है कि समाप्त कर दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो अभी उसे समाप्त नहीं किया गया, निलंबित कर दिया गया, कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो विधानसभा में अनुच्छेद 332 के द्वारा अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति होती है। ठीक है, अनुसूचित जाति का भी और अनुसूचित जनजाति का भी नियुक्ति अनुच्छेद 332 के द्वारा होता है। कहाँ? विधानसभा में। ठीक है, और अनुच्छेद 333 के द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान था विधानसभा में। ठीक है, लेकिन इसे भी 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अभी समाप्त कर दिया गया है, यानी कि स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा और लोकसभा की बात खुली है तो एक बात और जान लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। कितनी होती है? 552 अधिकतम। ठीक है, उसी प्रकार से विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। लेकिन विधानसभा में न्यूनतम की भी चर्चा की गई है। किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 60। कितनी हो सकती है? 60। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी विधान परिषद में, पहला नंबर तो आप ये जान लीजिए कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा? आइए लिख लीजिए। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, ये 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो किसी भी विधान परिषद में संबंधित विधानसभा के 1/3 हो सकता है। कितना हो सकता है? संबंधित विधानसभा के 1/3। मान लीजिए आंध्र प्रदेश, जैसे मान लीजिए आप बिहार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो बिहार विधानसभा में जितनी सदस्यों की संख्या उसकी 1/3 संख्या विधान परिषद में हो सकती है अधिकतम। ठीक है, न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 40। ध्यान रखिएगा आप लोग, विधान परिषद और विधानसभा में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है, जबकि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति होते हैं क्या संसद का एक हिस्सा होते हैं, संसद का हिस्सा होते हैं या संसद का हिस्सा नहीं होते, या संसद का हिस्सा होते हैं और संसद में बैठते भी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का हिस्सा होते हैं। वो किसका हिस्सा होते हैं? संसद का हिस्सा होते हैं, क्योंकि संसद का 3 अंग होता है। कौन कौन सा? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मिलकर संसद का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा? तो राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो संसद के 2 सदन, संसद के अंग कितने होते हैं? तो संसद के अंग 3 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति
अंग तो होते हैं लेकिन बैठक में नहीं भाग लेते हैं, ठीक है, वो आते नहीं हैं। एक बात और, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से या पूछा जा चुका है कई बार कई एग्जाम में कि राष्ट्रपति पद के लिए किसकी योग्यता होनी चाहिए उनके पास, तो उनकी एज तो आप देख ही लिए कि 35 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए और उनके अंदर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। किसकी? लोकसभा की, राज्यसभा की नहीं, लोकसभा के सदस्य होने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने योग्यता होनी चाहिए उनमें, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कितने वर्ष में होनी चाहिए? कम से कम तो 35 वर्ष की एज पूरी हो चुकी हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो साफ साफ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंचायत समिति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40 ही कहता है कि राज्य में पंचायत का गठन होगा, ठीक है। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पंचायत जो है वो नीति निर्देशक तत्व का संबंध है, नीति निर्देशक का भाग है। किसका है? नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है। नीति निर्देशक जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है। इसी में आता है 40 जिसके जो क्या कहता है, तो जो कहता है पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 क्या करता है? पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर निगम को, ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला है। आइए नीति निर्देशक तत्वों के कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। किसके बारे में? राज्य के परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 37 कहता है ये नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति के बारे में बताता है और कहता है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान किया गया है अगर वो राज्य सरकार लागू नहीं करे तो क्या आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं जा सकते हैं? तो नहीं, इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार अगर आपको नहीं मिले तो आप उसके खिलाफ कहीं भी किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? इसमें राज्य कहता है कि इसमें राज्य के कल्याणकारी रूप को प्रतिबिंबित किया गया है। क्या किया गया है? राज्य के कल्याणकारी रूप को प्रतिबिंबित किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 48 कहता है पशुपालन से संबंधित कहा गया। इसमें क्या कहा है? कृषि पशुपालन में आधुनिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। मतलब दुधारू पशुओं के नस्ल का संरक्षण करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? तो उनके वध पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 का तहत, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पशुपालन में आधुनिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 48 के माध्यम, ठीक है। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 48 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 48A को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें किस प्रावधान किया गया? किसका प्रावधान किया गया? तो इसमें प्रावधान किया गया पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव का संरक्षण का वर्णन किया गया। किसमें? तो अनुच्छेद 48 के क्लोज ए में कहा गया है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर वहीं अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। क्या करता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो कहीं कहीं अनुच्छेद बोले कहीं कहीं 1987 देता है, कहीं कहीं 1988 देता है। हालांकि आयोग माना था 1988, ठीक है। लेकिन कई आयोग ने, कई एग्जाम ने 1987 भी माना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, दोनों तो ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही देगा, या तो 1987 या तो 1988 देगा। तो इन्होंने अपना प्रतिवेदन अर्थात इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था, ठीक है। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1983 में। गठन कब हुआ था? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था गठन? 1983 में हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो सरकारिया आयोग में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, ठीक है। कौन कौन थे? तो एक तो आर.एस. सरकारिया थे, दूसरा वी शिवारामन थे। कौन थे? बी शिवारामन। एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बी
शिवारामन, ठीक है। दूसरा सदस्य थे वी शिवारामन। तीसरा कौन थे तो एम.आर. सेन। कौन थे? एम.आर. सेन थे। इनके सदस्य के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सरकारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे, कौन कौन थे। तो सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1987-88 में सौंपा था। हालांकि आयोग जब 1988 माना है तो आप भी 1988 ही मानिए कि इसका गठन इसने अपना रिपोर्ट 1988 में सौंपा था, ठीक है। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? आर.एस. सरकारिया, बी शिवारामन, एम.आर. सेन थे, ठीक है। इन्होंने क्या सिफारिश की थी? इन्होंने क्षेत्रीय परिषद बनाने की बात की थी। किसकी सिफारिश की थी? क्षेत्रीय परिषद बनाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति शासन को कम प्रयोग किया जाए, इसकी सिफारिश की थी। और इन्होंने किसकी सिफारिश की थी? इन्होंने सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद को गैर राजनीतिक बनाने की बात की थी, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद की जाए, ठीक है। इसके बाद और कौन सा केंद्र राज्य संबंधित आयोग का गठन हुआ था? तो पुंछी आयोग। आपसे पूछा जाएगा पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? तो पुंछी आयोग का गठन हुआ था 2007 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था 2010 में। पुंछी आयोग ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? 2010 में सौंपा था। इन्होंने क्या सिफारिश किया था? तो इन्होंने सिफारिश किया था कि राज्यपाल की पद का कार्यकाल निश्चित कर दिया जाए, यानी कि 5 वर्ष राज्यपाल का कार्यकाल कर दिया जाए। अभी जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बताई हूँ कि राज्यपाल का कार्यकाल का चर्चा नहीं किया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है, ठीक है। और अगर पश्चात प्रश्न ऑप्शन में ना रहे तो 5 वर्ष होगा। तो पुंछी आयोग ने वही बात कही है कि राज्यपाल की पद जो है यानी कि कार्यकाल का जो है उनका वो निश्चित कर दिया जाए कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या सिफारिश की थी? तो इन्होंने दूसरा सिफारिश की थी कि महाभियोग के द्वारा राज्यपाल को हटाया जाए, ठीक है। महाभियोग का प्रावधान लाया जाए राज्यपाल से संबंधित। तीसरा सिफारिश इन्होंने क्या कहा था? तीसरा सिफारिश इन्होंने की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाए, ठीक है। और कौन सा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग का गठन हुआ था? तो आइए देख लेते हैं। एक है राजमन्नार आयोग। कौन सा? राजमन्नार आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो राजमन्नार आयोग का गठन हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ये भी केंद्र राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन VVI हो जा रहा है इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं को ही समाप्त कर दिया जाए, यानी कि IAS IPS वाला जो सेवा है ना उसको समाप्त कर दिया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो राजमन्नार आयोग ने, ठीक है। ये किसने ये गठन किया करवाया था राजमन्नार आयोग का? तो तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने करवाया था, ठीक है। राजमन्नार आयोग की गठन और किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। और इन्होंने किस चीज़ की सिफारिश की थी? इन्होंने सिफारिश की थी कि अतिशीघ्र अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए। अतिशीघ्र अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए। और क्या इन्होंने सिफारिश की थी? तो और सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर देना चाहिए। किसको? राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर देनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, ठीक है। और प्रथम बार किस राज्य में लगा था राष्ट्रपति शासन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का स्थापना 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में प्रथम वित्त आयोग का स्थापना हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? तो प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। ये क्वेश्चन JPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? कुल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता लोक वित्त का जानकार होना चाहिए, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने दिन का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो महान्यायवादी का भी कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है, ठीक है। क्या होता है? राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC
सीतलवाड़ थे, ठीक है। भारत के प्रथम महान्यायवादी, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। और न्यायवादी के कार्यकाल पर, यानी कि न्यायवादी के पद पर सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक किसकी काल रहा है? तो MC सीतलवाड़ का, ठीक है। MC सीतलवाड़ का कार्यकाल 13 वर्ष का रहा है। तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे, ठीक है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 76 के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। किन के द्वारा? तो जस्ट मैं बताई, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। इस पद पर रहने वाले सबसे लंबा कार्यकाल तक कौन से व्यक्ति थे? तो MC सीतलवाड़ थे। कितने साल तक ये रहे थे इस पद पर? तो 13 वर्ष तक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। किसने? अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में हुआ था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से। इसका गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। JB के राव समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था JB के राव समिति का गठन? तो JB के राव समिति का गठन हुआ था 1985 में, ठीक है। और कौन सा मेहता है? सरकारिया आयोग। तो इसका तो आप लोग देख लिए, इसका संबंध तो केंद्र राज संबंध से है। इसका गठन कब हुआ था इस समिति का? तो 1983 में, ठीक है। और कौन कौन सा समिति बनाया गया था पंचायती राज व्यवस्था से? आइए देख लेते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में, ठीक है। इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा कब? 1958 में। कब रिपोर्ट सौंपा था? 1958 में रिपोर्ट सौंपा था, ठीक है। और इन्हीं के सिफारिश पर 1959 में, कब? 1959 में भारत में पहली बार पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया था। कहाँ किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू? तो राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गाँव में। किस गाँव में? राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। जिसका गठन कब हुआ था? तो जिसका गठन हुआ था 1977 में हुआ था, ठीक है। और कौन सा समिति बनाया गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित? तो LM सिंघवी समिति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? तो LM सिंघवी समिति ने किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने। जैसे न्याय पंचायत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया ना कि न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो LM सिंघवी समिति ने की थी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा PK थुंगन समिति का संबंध किससे है? तो PK थुंगन समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है। PK थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था, ठीक है। के संतानम समिति का संबंध किससे है? तो के संतानम समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसका गठन 1963 में हुआ था, ठीक है। JPSC क्वेश्चन में 3-4 को दे दिया था पंचायती व्यवस्था से संबंधित, ठीक है, समिति। और कूट वाला सिस्टम दे, कूट वाला ऑप्शन दिया था कि मिलाना था कि किसका गठन कब हुआ था, या फिर चूज करना था कि कौन सा संबंधित है कौन सा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से दिया था, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार JPSC एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसलिए मैं सारा लिखवा दे रही हूँ, आप लोग सारा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और कौन सा समिति का गठन किया गया था? दांतेवाला समिति का। दांतेवाला समिति का संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और गठन कब हुआ था? तो 1977 में गठन हुआ था। कब हुआ था? 1977 में, ठीक है। हनुमंत राव समिति का संबंध किससे है? तो हनुमंत राव समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से। गठन कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ था? 1984 में, ठीक है। और LM सिंघवी समिति तो जस्ट मैं बताई कि 1986 में गठन हुआ था और इन्होंने ही सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने। गठन कब हुआ था? 1986 में, ठीक है। PK थुंगन समिति 1988 में। एक है VN गाडगिल समिति, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है, जिसका गठन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? तो ये राज सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय है। ठीक है, राज सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य सरकार को है। संघ सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य सूची और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। लेकिन मान लीजिए एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया तो किसका कानून मान्य मत होगा? उस कंडीशन में केंद्र सरकार का कानून मान्य मत होगा। ठीक है, और उसी सूची में जो विषय है उससे संबंधित विषय पर अधिकार किसे है कानून बनाने का? तो अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, और उसी सूची संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 248 में। ठीक है, जबकि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में, और ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक की चर्चा अगर आपसे पूछा जाए कि परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? 110 में किया गया है। किस में किया गया है धन विधेयक का चर्चा? तो धन विधेयक का चर्चा किया गया है 110 में, प्रावधान दिया गया है। ठीक है, धन विधेयक का परिभाषा किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 109 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और किस में पेश किया जाता है? तो ये केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि किया जाता है कॉलेजियम प्रथा के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति, लेकिन इसमें ऑप्शन में कॉलेजियम प्रथा दिया नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कॉलेजियम प्रथा में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कॉलेजियम प्रथा में 4 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो कुल 5 व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं कॉलेजियम में? तो 5 व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उसी के सिफारिश पर, मतलब उन्हीं लोगों की सिफारिश पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष। जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 62 वर्ष या 6 वर्ष। कितना होता है? 62 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पूरा हो जाए पहले। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए तो ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो B.R. गगोई हैं। कौन है? B.R. गगोई वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले संजीव खन्ना थे। कौन थे? संजीव खन्ना थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मूल संविधान में जब मूल संविधान बना था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? शायद मैं आप लोगों को अधिकतम 6 वर्ष बताई थी। उनके 6 वर्ष की तो चर्चा नहीं की गई, उनके अधिकतम आयु की चर्चा की गई। अधिकतम वो पद पर 65 वर्ष के उम्र तक रह सकते हैं। कितने वर्ष की उम्र तक? तो 65 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। ठीक है, और उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किस प्रथा के माध्यम से उनकी नियुक्ति होती है? कॉलेजियम प्रथा के माध्यम से। ठीक है, कॉलेजियम प्रथा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जे कानिया थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कल परसों 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, इसलिए ये चर्चा अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। मे बी उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो करेंट अफेयर के व्यू से पूछ लिया जाए या फिर आपसे पॉलिटी के व्यू से पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं भी करवा दूँगी, लेकिन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा के? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है,
इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कौन से अध्यक्ष हैं जो अपने सदन के सदस्य नहीं होते? तो उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वो सब राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंत्री परिषद, जो मंत्री जो हैं लोकसभा के, एक व्यक्ति, कोई भी मंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। किसके प्रति? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं कल वाला वीडियो में करवा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।